तो कल पढ़ा हुआ सब याद है कि नहीं? अब इसमें अपने दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि एक दिन पहले पढ़ाऊँ मैं, जैसे सोमवार को पढ़ा है उसका मंगलवार को टेस्ट, मंगलवार को पढ़ा है उसका बुधवार को टेस्ट, बुधवार को पढ़ा है उसका गुरुवार को टेस्ट, गुरुवार को पढ़ा है उसका शुक्रवार को टेस्ट, और शुक्रवार को पढ़ा है उसका शनिवार को टेस्ट। ठीक है, उसमें ये होता है कि एक बार मैंने पढ़ा है, फिर घर जाकर के उसको अच्छे से पढ़ा और फिर आकर के टेस्ट दिया। ठीक है, या फिर जो अभी चल रहा है वो ठीक है? अभी ठीक है, मतलब पहले पढ़ के आते हो फिर अपन डिस्कस करते हो। ठीक है। अब उद्देश्य क्या है अपना? याद होना चाहिए। डेली भले ही टारगेट अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, अपने टेस्ट अपने भले ही पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जब सप्ताह का जब टेस्ट देंगे शनिवार को रविवार को, तब अपने को सब याद होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आज चलो ठीक है, एक दिन का नहीं हुआ, दो दिन का। शनिवार को ब्रेक भी इसीलिए लिया है ताकि जब संडे को टेस्ट देना है तब अपने पास पूरा कंप्लीट चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, एक भी चीज़ छूट गई तो फिर क्या होता है कि वो लगता है कि यार ये नहीं हुआ, ये टॉपिक छूटा हुआ, ये टॉपिक छूटा हुआ है। तो 4-5 महीने ही है। और एक चीज़ मैं आज एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ। कार्तिक को मैंने अभी बताया था कि आज सुबह जैसे ही मैंने कोई वीडियो देखा था, तो वीडियो देखा उसमें थंबनेल था, सुधीर चौधरी जो अपने पत्रकार है उनका था। उसमें लिखा हुआ था कि भारत ने दिया सऊदी अरब को करारा जवाब, भारत ने $400 बिलियन का जो है पेट्रोलियम जो है वो वापस सऊदी अरब लौटाया। तो मैंने वीडियो देखा, मैंने कहा क्या कर दिया ऐसा भारत ने। पता चला, थोड़ा सा 1-2-3 मिनट देखा, फिर पता चला कि कंप्लीटली एआई से जनरेटेड वीडियो, सुधीर चौधरी की आवाज़ है और कंप्लीट वो सब कुछ बता रहा है, लेकिन ऐसा भारत ने ना कुछ किया है ना। तो वास्तव में इतनी तेज़ी से मतलब कि चीज़ें परिवर्तित हो रही है, अपने आप को कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना? आराम से समय है, ठीक है, किताबों में लग जाओ, एक नौकरी लग जाए और आराम से बैठ करके ज़िंदगी जियो। ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा वो अपने पास में बैगेज बनता जाता है कि यार चलो 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। ठीक है ना? वो क्योंकि रीस्टार्ट करना हमेशा मुश्किल होता है। ठीक है ना? फिर आपको हमेशा से होता है ना कि भाई आज अब कोई सीधा एक नया स्टूडेंट है, बेर स्टूडेंट है, तो उसको एक सही रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन ऑलरेडी आप किसी रास्ते को पकड़ चुके हो और फिर क्योंकि हर साल नई अप्रोच आ रही है। ठीक है ना? कि हर साल आप ये सोच रहे हो कि यार पिछले 2-3 साल पहले जिस हिसाब से पढ़ रहे थे उस साल वैसे इस बार पढ़ लेंगे तो मुश्किल लगा। तो इस बार ये जो अप्रोच है ये सही है, इसको सही मान कर तैयारी कर लो, क्योंकि अगले साल हो सकता है ये अप्रोच भी काम नहीं करे, कुछ और चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है ना? तो यही है कि अपने आप को पूरा डेडिकेशन के साथ में तैयारी करो, पूरा समय लगाओ, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। टारगेट है, रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से अच्छा टेस्ट ले लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आएगी, कहीं पर भी याद करने में दिक्कत आएगी, तो सारी चीज़ें करनी है। डेली पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ, एक आपके नंबर मेरे को मैसेज करना। ठीक है, तो ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो पीपीटी डेली आती रहेगी, तो उससे अपने को चीज़ें याद करनी है। याद करना आपका काम है। अब देखो सारी चीज़ें मैं नहीं पूछ पाऊंगा कि आपको याद है कि नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ये आपको उसके प्रति ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि याद आपको हुए कि नहीं। एक पीछे लाइट बंद कर दो वाली, ये नहीं, सबसे लास्ट वाला इधर वाला कट। याद अगर यदि नहीं है तो आपको ईमानदारी से मुझे बताना कि ये चीज़ मुझे याद नहीं हो रही है। ठीक है ना? कि हालांकि मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे और भी चीज़ें, क्योंकि अभी क्या कि जैसे स्टार्टिंग की 2 क्लास में थोड़ा कंटेंट भी ज़्यादा हुआ है। पहली क्लास से संविधान सभा एक आज भी थोड़ा उद्देश्य का, फिर क्या ज़्यादा नहीं है। फिर डेली जैसे एक दिन में फंडामेंटल राइट्स आराम से कर सकते हैं, फिर एक दिन अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएस भी आराम से कर सकते हैं। घड़ी नहीं देखनी है क्लास में, बैठना है तो अपने को पूरा करना है। 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 5 साल निकाल दिए तो आधे घंटे में क्या जा रहा है? ठीक है। तो और फिर ये अपना यही उद्देश्य है और मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप सबकी नौकरी लग जाए। इस साल आप जो भी उद्देश्य जिस भी फॉर्म भरो वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगली बार वापस किसी बैच में आकर के मत बैठना। ये सब पढ़ ही चुके थे संविधान सभा वाला तो। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या में जो कंफ्यूजन था ना, तो कंफ्यूज नहीं रहना। अपने को जो मैं किताब बता रहा हूँ उस पर भरोसा करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैंने जो लिए ना, आपको डाउट हो तो उस किताब में जिस हिसाब से आपको डाउट है, हर किसी को डाउट था, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे रखा है। कल जैसे आप बता रहे थे कि भाई 299 सदस्य थे, तो उन्होंने कह रखा है 299 किसी एक दिन पर थे, तो वो राज्यसभा की वेबसाइट पर लिखा गया है कि शायद 31 दिसंबर 1947 को 211 लोग बैठे थे उस दिन संविधान सभा में। सॉरी, 299 लोग बैठे थे, लेकिन वास्तविक में संख्या 318 थी। तो उन्होंने पूरा बाइफर्केशन भी दिया हुआ है, 318 है। ठीक है, ये तो स्थिति है। ठीक है ना? अब वो क्या है कि अब क्वेश्चन वो बनाते हैं कि हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और एक पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत डीप में आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में भी हालांकि डीप में आ रहे हैं, प्रयास करेंगे कि उसमें कितना हद तक जा सकें, एटलीस्ट मॉडर्न में तो करेंगे ही करेंगे। भाई एंशियंट मिडेवल में इतना समय नहीं है, इतना अपन कर भी नहीं।
एनसीईआरटी में तो सवाल अपने से बाहर नहीं जाएगा, आपको 40 पेज के नोट्स दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वो जहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं उससे आगे अपन पहले ही पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो कंटेंट की तो टेंशन ही मत लो, कंटेंट तो आपको ऐसा जहाँ पर भी देंगे कि मतलब ऐसा कंटेंट मिलेगा कि उससे बाहर सवाल जाने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि अपने को उसको तैयार करना, याद करना चैलेंजिंग होगा, ठीक है। तो इस पे क्या है कि क्योंकि क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, अभी जैसे कल पॉलिटी का रिजल्ट भी आया तो अब ऐसा नहीं है कि कोई 1000 वैकेंसी आई कि 1000 थानेदार बनेंगे ही बनेंगे, हो सकता है कि 100 बने और बाकी कहते हैं कि आप पास ही नहीं हो, खाली पड़ी है, वापस वैकेंसी निकालेंगे। ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, ठीक है ना। 2013 के अंदर मैं गेट क्वालिफाई किया 3-4 बार, ठीक है। 2013 के अंदर क्या हुआ कि फरवरी में गेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होते ही फिर क्या होता है कि वो कॉलेज के लिए पूरी काउंसलिंग वगैरह होती है। उस दौरान फिर मेरी नौकरी भी लग गई और शादी भी हो गई, तो फिर मैं आ गया घर पे, तो फिर वो तैयारी हुई नहीं 3-4 महीने। फिर आईआईटी रुड़की में एमटेक प्लस पीएचडी के लिए वो कॉल आया था, हालांकि मुझे करनी नहीं थी, वो 5 साल वापस से पढ़ाई करना है वहाँ, फिर और पीएचडी का इतना वो कुछ रहता भी नहीं। वहाँ एग्जाम देने गए, वहाँ गए, रुके, एग्जाम दिया, जितने भी एग्जाम देने हैं सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। उन्होंने कहा कि इस बार किसी को लेंगे ही नहीं इस कोर्स में। उन्होंने भी अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, फिर हर किसी को बुला लेंगे फिर मतलब ही क्या है, ठीक है ना। तो अपने यही है कि जैसे आज अब लक्ष्मीकांत पढ़ो भाई, कोई समय नहीं, 15 दिन में लक्ष्मीकांत हो जाएगी अगर यदि आप 5-6 घंटे भी पढ़ते हो तो। एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ है, एक बार देखो, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। उससे बढ़िया किताब भारत में ना लिखी गई है ना लिखी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही मेहनत करके लिखी गई है। अब उसमें छोटा मोटा चेंज अपडेट करते हैं तो वही वही किताब से होता है, बाकी तो सारे नोट्स हैं, चाहे मेरे पढ़ो चाहे किसी और के पढ़ो, ठीक है ना। चाहे अब मेरे नोट्स का प्रिंट करा दो तो वो किताब बन जाएगी, ठीक है। 4 बातें ऐड ही तो करनी, फैक्ट डालने, और क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कि भारतीय संविधान जो है कौन कौन से स्रोत से जो है वो लिया गया था। सबसे पहले अपने 1935 का संविधान। अब यहाँ मैं आपको पहले 2-4 चीजें बताता हूँ कि देखो, जो भारत का संविधान बना था ना, तो भारत के संविधान में भाई कहाँ कहाँ से संविधान को पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना भाई, अपने को इंडियन किताबों को पढ़ना है, ठीक है, फिर अपने खुद के नोट्स बनाने। तो भारत के संविधान निर्माता थे तो उन्होंने भी क्या किया, भारत का संविधान बनाना है तो भारत से पहले जिन जिन देशों में संविधान बन चुका था उन सबके संविधान का अध्ययन किया। इसमें जो है मोटा मोटी जो भी देशों का अध्ययन किया उनको 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। एक वो सारे देश थे जो जिनको अपन कॉमनवेल्थ कंट्रीज कह सकते हैं, मतलब ब्रिटेन के आधिपत्य में थे। उसमें पहला तो ब्रिटेन खुद था, ठीक है, ठीक है। फिर आपके कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और साउथ अफ्रीका, ये सारे ये देश हो गए, ठीक है। दूसरे वो हो गए जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, उसके अंदर एक तो आपके आ गया यूएसए, ठीक है, यूएसएसआर, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे 2 लिस्ट में हो गए। अब जो 1919 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था, या ब्रिटेन का संविधान था, इसमें अपन देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग कर रहे हैं। हम जो अभी जैसे पढ़ेंगे कि ये द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के, लेकिन भारत में तो 1919 के अधिनियम से ब्रिटेन मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो केंद्र के अंदर लागू कर दी गई थी। लेकिन वो अपन अगर यदि दोनों बात है तो दोनों ही गलत नहीं है। अगर यदि या तो पहली बात तो ऑप्शन क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं, ठीक है, ऑप्शन एक ही आएगा। अब चाहे वो ब्रिटेन का संविधान लो चाहे 1919 का अधिनियम लो। 1935 के अधिनियम में देखेंगे कि अपने को ये देखना है कि ब्रिटेन का संविधान स्ट्रक्चर है कैसा। जब हम वो समझ लेंगे तो अपने को इनमें याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन के अंदर जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन में कौन है, महारानी है। महारानी क्या है कि वंशानुगत पद है, तो इसका मतलब ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, मतलब ब्रिटेन का जो हेड है वो रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। एक बात हुई, ब्रिटेन के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसे भारत में द्विसदनात्मक है वैसे ब्रिटेन में द्विसदनात्मक है। ब्रिटेन के अंदर जो मंत्री होते हैं, मंत्री सदन के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगर यदि सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री जो है ब्रिटेन का, उसको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मंत्री जो होते हैं वो कहाँ, कार्यपालिका के शीर्ष नेतृत्व होते हैं, मतलब कि चुने हुए लोगों में से ही लिए जाते हैं। उनको क्या विशेषाधिकार दिए जाते हैं। संसद की क्या प्रक्रिया है, तो संसद के जितने जितने चीजें हैं वो सारी की सारी अपन देखेंगे कि भारत की संसद किससे आपके इंस्पायर्ड है, ब्रिटेन से। फिर अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से, अमेरिका का सिस्टम जो है वो क्या फेडरल स्ट्रक्चर है।
अमेरिका के अंदर जितने भी राज्य है वहाँ एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई, जैसे इसकी विशेषता है। वहाँ अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, राज्य के भी नागरिक हो, देश के भी नागरिक हो। तो अमेरिका के संविधान की क्या विशेषताएं हैं? एक तो वहाँ से मूल अधिकार हमने लिए, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जुडिशियल सुप्रीमेसी है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि कुछ व्याख्यात्मक रूप से भारत में इतनी तगड़ी सुप्रीमेसी नहीं है जितनी आपके अमेरिका के अंदर, लेकिन भारत ने भी जुडिशियल सुप्रीमेसी को अमेरिका से लिया है। ब्रिटेन के अंदर जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है, वहाँ संसद ने जो कह दिया वो फाइनल है, ठीक है। संसद ने जो कहा वो फाइनल है। अब जुडिशियल सुप्रीमेसी तभी हो सकती है जब आपका संविधान लिखित है, ठीक है ना। कोर्ट तो क्या एविडेंस के आधार पर फैसला देगा, भाई संसद या प्रधानमंत्री ने संविधान का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है, तो उसको चेक करने के लिए उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट क्या होगा? लिखित संविधान होगा, तभी वो डॉक्यूमेंट बनेगा। इसलिए ब्रिटेन के अंदर वो आपके जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है। तो मौलिक अधिकार हो गए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ काम हो गए, जुडिशरी से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी भारत ने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्रांस से भारत ने क्या लिया। तो फ्रांस दुनिया के अंदर ऐसा देश है जिसके अंदर पहली बार कह सकते हैं रिपब्लिक कंट्री बना। रिपब्लिक कंट्री का मतलब फ्रांस के अंदर तो ऐसी चीज, आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ोगे तो बहुत ही खतरनाक क्रांति हुई फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर राजशाही तंत्र से इतना, और राजशाही और धर्म, इन दोनों से लोग इतना परेशान हो चुके थे कि ये कहा कि धर्म और राजा का कोई नाम और निशान खत्म कर दो, ठीक है ना। जो भी धर्म के नियम थे ना, उनसे उल्टे कानून बनाए उन्होंने। जिस जिस नियम पे धर्म मना कर रहा था उसका उल्टा कानून बनाया था। एक अभी सबसे महत्वपूर्ण 2-3 साल पहले फ्रांस के अंदर क्या था, धर्म में ये कहा था कि आप अपने परिवार के अंदर शादी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि धर्म कौन होता है हमें कहने वाला, हम तो शादी करेंगे। तो फ्रांस के अंदर 200 साल तक जो है अपने कह रहे परिवार बहन भाई आपस में शादी कर सकते थे, ठीक है। ये क्योंकि इससे सामाजिक डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ, तो ये फाइनली 3 साल पहले जो इन्होंने उस संबंध को जो कहते हैं ब्लड रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये कि जो अपने भाई जो है ना, बंधुत्व वगैरह की भावना है, ये सारे अपने कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए हैं। रिपब्लिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। रिपब्लिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ कि भारत का सर्वेसर्वा चुना जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है? हर 5 साल में चुनाव होता है। भारत का राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है कि भाई हाँ इसको अपॉइंट कर दिया, ये राष्ट्रपति है या इसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा। इसका क्या होगा? हर 5 साल बाद चुनाव होगा। तो ये अपन ने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। फिर बात करते हैं यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर में क्या हुआ? पहला साम्यवादी देश है, वहाँ क्या हुई? साम्यवादी क्रांति हुई। साम्यवाद का मतलब है क्या? समानता होनी चाहिए। तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता का विचार अपन ने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर में। दूसरा, मूल कर्तव्य भी अपन ने कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर में। मूल कर्तव्य का मतलब क्या? वहाँ समानता के साथ साथ में केवल साम्यवादी देश ऐसे हैं जो नागरिकों पर क्या थोपते हैं? कुछ कर्तव्य थोपते हैं कि भाई आपको ये काम करने ही करने पड़ेंगे, तभी वो समानता बनाई रखी जा सकती है, अदरवाइज समानता नहीं बनाई रखी जा सकती। ये भी अपन ने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से। बाकी जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की बात करें तो इनसे क्या कि अपने बहुत सारी चीज़ें, ये सारे कैसे हैं? कॉमनवेल्थ कंट्री है। मुझे आप कनाडा दे दो, ऑस्ट्रेलिया, अपने कॉमनवेल्थ गेम देखते हो ना, तो उसके अंदर आपके अमेरिका नहीं है। हालांकि अमेरिका भी ब्रिटेन से ही आज़ाद हुआ, लेकिन वो कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है। तो उसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड वगैरह ये सब कुछ भी क्या है? कॉमनवेल्थ है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत एक डोमिनियन देश था। कैसा देश था? डोमिनियन। नेहरू जी को शपथ किसने दिलाई थी? माउंट बैटन ने। माउंट बैटन को किसने अपॉइंट किया था भारत का गवर्नर जनरल? क्राउन ने, मतलब ब्रिटेन के जो राजा या रानी थे उन्होंने जो इसको माउंट बैटन को बनाया था। उससे पहले, भारत से पहले डोमिनियन स्टेट कौन था? आयरलैंड। कौन था? आयरलैंड। आयरलैंड की महारानी अभी भी ब्रिटेन की महारानी ही है, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे बहुत से देश हैं जो अपनी महारानी के प्रति क्या करते हैं? अमेरिका रिपब्लिक नहीं है। अमेरिका भी अपने आप को कहीं ना कहीं, हालांकि कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन की महारानी के प्रति आदर व्यक्त रखता है, ठीक है। अभी ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे भारत ने, मतलब भारत ने कह दिया कि भाई हम ब्रिटेन की तरफ किसी तरीके से, हम तो रिपब्लिक कंट्री है। न्यूजीलैंड का संविधान है, न्यूजीलैंड भी क्या है? अपनी रानी किसको मानता है? ब्रिटेन की रानी को अपनी रानी मानता है। तो वो हालांकि इतना कुछ अभी औपचारिक ही है, लेकिन अभी तक उनका वो कल्चर जो इस तरीके से उन्होंने घोषणा नहीं की है कि हम ब्रिटेन के आधिपत्य या ब्रिटेन से डेराइव्ड नहीं है। तो इन देशों से भी क्या कुछ कुछ चीज़ें ली, जिसमें अपने राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ली गई है। तो इसमें अपन देखेंगे प्रस्तावना में से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है, राज्यसभा में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है। और एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में सवाल आते नहीं है। अगर ये थोड़ा सा समझ लिया, जैसे मैंने अभी बताया, वो बात आपको समझ में आ गई, तो क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने 1835 के अधिनियम से कौन कौन सी चीजें ली? तो सबसे पहले कौन सा हो गया? अपना संघीय तंत्र। उसके अंदर बात की थी भारत का क्या बनेगा? संघ बनेगा। संसदीय प्रक्रिया, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी आ रहा है, ब्रिटेन में भी आएगा। तो क्योंकि 1935 का अधिनियम किसने पारित किया था? ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है। फिर राज्यपाल का कार्यालय। अब ये राज्यपाल की चीजें है ना, ये 1935 वाला अधिनियम से होगी, क्योंकि गवर्नर जनरल अंग्रेजों के समय के थे।
ठीक है, तो राज्यपाल के अधिकतर चीजें अपन देखेंगे या तो ब्रिटेन के संविधान से, या फिर एक आयरलैंड के संविधान से, या फिर आपके 1935 के अधिनियम से ही चीजें आ रही है। ठीक है, तो राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां, 7वीं अनुसूची और विषयों का बंटवारा, इसको भी अपने को याद रखना। अपने कल देखा था 1935 के अधिनियम में भी 7वीं अनुसूची थी, उसको भी भारत में लिया गया। आपातकालीन प्रावधान, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण जो है वो एक साथ ही माने जाते हैं। हालांकि सारी किताब हम 1935 से है, लेकिन बात देखेंगे तो अपने कल देखा था कि 1919 के अधिनियम में जो है वो यूपीएससी की स्थापना की जो क्या कर रखी थी, प्रावधान कर रखा था, लेकिन अब सब जगह 1935 का अधिनियम ही लिखा हुआ है। तो कौन कौन से बताओ वापिस। सबसे पहले तो संघ की बात की गई है, सबसे पहले संघ। उसके बाद में संसद के बारे में कौन सी बातें की गई है, 2, संसद कैसे काम करेगी और संसद की संयुक्त बैठक। राज्यपाल के बारे में कितनी बात की गई है, 2, राज्यपाल का कार्यालय और राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां, 7वीं अनुसूची, आपातकालीन प्रबंध, और फिर न्यायपालिका और यूपीएससी। यूपीएससी के साथ में क्या आ गया, आपके प्रशासनिक विवरण। तो कितने पॉइंट है, 10। कितने पॉइंट है, 10। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा संसदीय कार्रवाई और संयुक्त बैठक, चौथा और पांचवा राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल का कार्यालय और राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां, 7वीं अनुसूची, आपातकालीन प्रबंध, और फिर न्यायपालिका और यूपीएससी। ये सारे कहां से लिए गए, अपने 1935 के अधिनियम से। एक बार वापस मन मन में याद करने का प्रयास करो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से भारत ने बहुत चीजें ली, अब इसमें 1900 कुछ चीजें ओवरलैप होगी, क्योंकि चाहे ब्रिटेन का कह दो, चाहे अपने कह सकते हैं जो अपने कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, उसमें अधिकतर में लगभग एक ही जैसा सिस्टम है। उसमें क्या, संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में संसद की शासन व्यवस्था है, संसद के विशेषाधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब पूरा का पूरा कैबिनेट इस्तीफा देती है। विधायी प्रक्रिया, किस प्रकार से कानून बनते हैं। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, एंड फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली क्या होती है, 2 तरीके के मतदान है भारत के अंदर। जो एमपी एमएलए का चुनाव कैसे होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब कि जो जितने भी वोटर्स हैं उनमें से जिसने भी एक वोट ज्यादा लिया वो जीत जाता है। ठीक है ना कि जैसे राष्ट्रपति का और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया अलग है और एमपी एमएलए बाकी सबके चुनाव प्रक्रिया अलग है। तो जो फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का मतलब क्या, बाकी जितने भी कंटेस्टेंट है उससे अगर यदि एक वोट ज्यादा पास कर लिया, मतलब एक भी वोट आपके ज्यादा है, तो आप क्या हो जाओगे, जीत जाओगे। बाकी राज्यसभा और राष्ट्रपति में तो क्या होता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है वो सीटें निकाली जाती है। ठीक है, फिर क्या, एकल नागरिकता, विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता। यहाँ अपन 4 चीजें पढ़ेंगे। एक तो क्या, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर एक क्या, प्रोसेसर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के सम्यक प्रक्रिया। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान से। कहां से ली गई है, जापान से। विधि के सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से ली गई है, अपने यूएसए से। और रूल ऑफ लॉ और विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि विधि का यहाँ शासन रहेगा, विधि से ऊपर यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब विधि जो है किसी के प्रति कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, कानून की नजर में क्या है, सारे समान है। फिर परमाधिकार रिट्स, जो अपने सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं, वो संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, कल देखा था अपने कौन से अधिनियम से था, 1919 के अधिनियम से। और फिर आपके कैग जो अपने ऑडिट का काम करती है वो। तो अब देख रहे हैं अपने लगभग जो है पहले 7-8 तो किससे संबंधित है, संसद से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, संसद से। संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, नो डाउट अपने भारत की संसद ब्रिटेन की संसद जैसी है। संसद के विशेषाधिकार कहां से लिए गए, ब्रिटेन से। सामूहिक उत्तरदायित्व कहां से है, ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया कि भारत में कानून किस प्रकार बनेंगे, कहां से लिया है, ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्था, भारत में कितने सदन है, 2, कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। अमेरिका में भी 2 सदन है, बाकी सब जगह भी 2 सदन होंगे, लेकिन लिया किससे, ब्रिटेन से, क्योंकि 1919 के अधिनियम से ये चीजें आई थी। फिर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहां से ली गई है, भारत का मंत्रिमंडल कैसा है, ब्रिटेन के जैसा है। और फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब कि जो भी जितने भी कंटेस्टेंट उनसे एक वोट ज्यादा लेने वाला क्या होता है, जीत जाता है। एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, परमाधिकार रिट, राष्ट्रपति का अभिभाषण और कैग, ये सारे कहां से लिए गए, ब्रिटेन के संविधान से। कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 13 पॉइंट है। 13 के 13 अपने को याद होने चाहिए। पहले कितने, ये 7 किससे संबंधित है, संसद और चुनाव से संबंधित। सबसे पहले क्या है, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सारे कहां से लिए गई है, ब्रिटेन से। फिर एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, परमाधिकार रिट, राष्ट्रपति के अभिभाषण और कैग सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी कहां से लिए गए, 1935 से। और कैग कहां से लिए गए, ब्रिटेन से।
ठीक है, तो ये सारे अपने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। फिर आ गया अमेरिका का। अमेरिका के अंदर क्या है, मतलब मजबूत केंद्रीय सिस्टम है, ठीक है। तो वहां से ना तो अपने राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह कैसे होता है, अलग तरीके से होता है, वो लिया है। न वहाँ की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ली है, ठीक है, न वहाँ की अपने कह सकते हैं मंत्री संसद से संबंधित कोई व्यवस्था ली है। तो राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के अधिकतर काम कहाँ से लिए अमेरिका से? तो उसमें सबसे पहला क्या हो गया? मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों पर हटाना मतलब महाभियोग हो गया, विधि के सम्यक प्रक्रिया, मैंने अभी बताया था आपको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और प्रस्तावना में हम भारत के लोग मतलब कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां से ली गई है? अमेरिका से। वापस बताओ, सबसे पहले कितने पॉइंट है? 8। कितने हैं? 8। सबसे पहला क्या है? मूल अधिकार। फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को चुनाव को यहां से नहीं लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति का महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों का महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी कहां से लिया गया है? अमेरिका का। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसका है? भारतीय न्यायपालिका का। और विधि के सम्यक प्रक्रिया, मैंने बताया था 4 विधि से संबंधित कितने पॉइंट है? 4। एक तो क्या है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। एक क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष समानता, दोनों कहां से लिए? ब्रिटेन से। विधि के सम्यक प्रक्रिया कहां से लिए? अमेरिका से। और उसके बाद में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिए? जापान से। इन दोनों में क्या अंतर है वो अपन मूल अधिकारियों में देखेंगे। विधि के सम्यक प्रक्रिया का मतलब यह है कि विधि में लिखा गया उसी को नहीं देखना है, हालातों को भी देखना है। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब केवल ये देखना है कि जो कानून बना है वो प्रोसेस के साथ बना है या फिर नहीं बना है। तो वो जापान से लिया गया है, ये अमेरिका से। वो सैद्धांतिक है और ये व्यवहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है। और हम भारत के लोग भी कहां से लिया गया है? प्रस्तावना में अमेरिका से लिया गया है। तो प्रस्तावना में पहली बात आई है यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कहां से था? अभिभाषण ब्रिटेन के संविधान से। और राष्ट्रपति को हटाने का काम, महाभियोग कहां से? अमेरिका के संविधान से। फिर आ गया आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया? सबसे मेन तो डीपीएसपी, वहां के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। फिर प्रस्तावना का प्रारूप, मतलब कि जो लास्ट में आता है ना, आत्मार्पित, अधिनियमित और वो करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ भी कहां से लिया गया है? अब ब्रिटेन, मतलब कि सबसे पहले तो हम भारत के लोग की तरह तो कहां से लिया गया? अमेरिका से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद में सेम ऐसा कैसा भारत ने भी लिया और आयरलैंड ने भी लिया था, ठीक है, वी द पीपल, वी द आयरिश पीपल, ठीक है, ऐसा उनकी प्रस्तावना। और उसके बाद में सबसे लास्ट में वो कहता है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या करते हैं? आपके आत्मार्पित, अधिनियमित और वो समर्पित करते हैं। तो वो सारी चीज भी कहां से ली गई? आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई, मतलब प्रारंभिक और अंतिम शब्द। और राष्ट्रपति का महाभियोग अपने अमेरिका के संविधान से भी लिया गया है और आयरलैंड के संविधान में भी क्या है? एक ही जैसी प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें भी अपने को कंफ्यूजन नहीं होना। अगर यदि अमेरिका लिखा हुआ आएगा तो अमेरिका, और आयरलैंड लिखा है तो अपने को आयरलैंड को सही करना है। अमेरिका ऑप्शन में नहीं है तो अपने को ऐसा नहीं है कि भाई अपने को गलत करना है। आयरलैंड क्या है? डोमिनियन स्टेट था। तो राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है, उसको हटाने से संबंधित प्रक्रिया है, वो भी क्या लगभग लगभग अपने आयरलैंड से जो है वो इंस्पायरेड रही है। आगे बात समझ में? क्योंकि भारत भी पहले क्या था? एक डोमिनियन स्टेट था। तो क्या क्या लिया गया? एक तो डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब जो अपने नीति निर्देशक तत्व है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों। राज्यसभा के केवल मनोनीत सदस्य। कैसे सदस्य? मनोनीत। भारत की राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य, ठीक है। जो भी अपने जिस आधार पर शिक्षा, कला, संस्कृति, उसमें योगदान के आधार पर मनोनीत करते हैं वो मनोनीत होते हैं। और प्रस्तावना का प्रारूप का मतलब प्रारंभिक और अंतिम शब्द भी कहां से लिए गए? आयरलैंड से। कितनी बातें ली आयरलैंड से? कितने लिए? 5। कौन से अधिकतर किससे संबंधित है अपन देखेंगे? राष्ट्रपति से। फिर राज्यसभा और डीपीएसपी। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, प्रस्तावना में प्रारंभिक और आखिरी शब्द, और डीपीएसपी। इतनी बातें कहां से ली अपन ने? आयरलैंड के संविधान से ली है। आयरलैंड के बाद में कौन सा आ गया? कनाडा। कनाडा से क्या लिया है कि जो अपने कह सकते हैं ना मजबूत फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब भारत में क्या है? सेंटर के पास में अधिक शक्तियां हैं। सबसे पहले देश अंग्रेजों से आजाद होने वाला कौन सा था? अमेरिका। उसके बाद में कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड, ठीक है, ये बहुत पहले आज़ाद हो गए थे। उसके बाद में फिर ये सारे देश 1945 और 1950 के बीच में ही आज़ाद हुए। तो अमेरिका और कनाडा के सिस्टम में क्या फर्क डिफरेंस है? कनाडा का क्षेत्रफल कम है तो वहाँ पर जो केंद्र है वो मजबूत है, लेकिन अमेरिका के अंदर क्या केंद्र और राज्य अपने आप में पूरे इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और न्यायपालिका सर्वाधिक मजबूत है जो किसी भी तरह के विवाद को टालने का काम करती है। तो मजबूत केंद्र वाला सिस्टम भारत ने कहाँ से लिया है? कनाडा से। केंद्र के पास में जब मजबूत केंद्र है तो अवशेष शक्तियां किसके पास में रह रही है?
केंद्र के पास में, अमेरिका में किसके पास में, राज्य के पास में। भारत में भी कल अपन ने देखा था कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि पहले राज्य का काम संविधान बनेगा फिर केंद्र का बनेगा और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को देने की उसने बात कही थी, लेकिन अंततः किसके पास में, केंद्र के पास में। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी किसकी बात कर रहा है, मजबूत केंद्र। राज्यपाल नियुक्त होता है तो केंद्र मजबूत होता है, राज्यों के हस्तक्षेप में वो भाग मतलब क्या कामकाज में हस्तक्षेप करता है। और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, कौन सा, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके आधार पर हुआ, 1935 के अधिनियम के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया किससे ली गई है, अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपने क्या नाम है वो रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। और परमाधिकार रिटें कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। जो रिट होता है ना, रिट अधिकार होता है, रिट क्या होता है, अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है, 5। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से है, HM PS PCQ, अबीस कार्पस, ठीक है, सर्श्योररी, फिर प्रोबिशन, फिर मेंडामस और क्यू वारंटो। ये 5 जो रिट जो वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। रिट कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। और कनाडा से क्या लिया, सलाहकार क्षेत्राधिकार। अभी राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है, ठीक है ना, क्या सलाह मांगी है राष्ट्रपति ने कि आप हमें बताओ कि संविधान के अनुसार व्याख्या करो कि वास्तव में राज्यपाल को इसी बिल को रख सकता है या फिर नहीं रख सकता। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, एक तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इससे पहले संयुक्त बैठक कहां पढ़ चुके हैं अपन, 1935 के अधिनियम में। कहां पढ़ी थी, 1935 के अधिनियम में। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, भारत में क्या व्यापार और वाणिज्य की जो भारत केंद्र और राज्य संबंध है, वहां पर अपन देखेंगे कि जो वाणिज्यिक संबंध है उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो आपने व्यापार और वाणिज्य स्थापित कर सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। फ्रांस से क्या लिया है, गणतंत्रात्मक प्रणाली और प्रस्तावना में क्या क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार। ठीक है, तो प्रस्तावना की बात करें, हम भारत के लोग कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। प्रस्तावना के अंदर प्रारंभिक और आंतरिक शब्द, पिछले शब्द कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिए गए हैं, फ्रांस से। न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक समानता कहां से ली गई है, यूएसएसआर से। कहां से ली गई है, यूएसएसआर से। ठीक है, तो ये सारे हो गए। वापस बताओ, कनाडा से क्या क्या लिया है, सेंट्रल मजबूत है कनाडा का, तो जितने भी मजबूत सेंटर के काम है वो सारे कहां से लिए, कनाडा से। तो उसमें क्या क्या हो गया, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से लिया समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अब इसमें कुछ किताबों के अंदर प्रस्तावना का प्रारूप भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपने ये भी अपने नोट्स में लिख लेना कि अपने को कंफ्यूज, अपने को नंबर लाना है। अगर यदि ऑप्शन में प्रस्तावना के प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा हुआ तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, और आयरलैंड लिखा है तो आयरलैंड कर देना है। आगे बात समझ में। फिर फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक प्रणाली और बंधुत्व का विचार। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया अपन ने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया था, कहां से लिया था, आयरलैंड से। और चुनाव कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। यूएसएसआर से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। जर्मनी में क्योंकि क्या रहा है, वहां पर आपातकाल ज्यादा रहा, हिटलर जैसा राजा रहा, तो वहां से क्या लिया अपन ने, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार किसने निलंबित किए थे, सबसे पहले हिटलर ने किए थे, तो भारत ने वहां से कॉपी कर लिया। फिर विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली है, जापान से। पोलैंड से क्या लिया है, धर्म की स्वतंत्रता। और युगोस्लाविया से क्या लिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए अपने संविधान के स्रोत, याद हो जाएंगे आराम से। सबसे पहले 1935 के अधिनियम में कितने पॉइंट थे, 10। ब्रिटेन से कितने पॉइंट थे, 14। अमेरिका से कितने थे, 8। ठीक है, उसके बाद में आयरलैंड से कितने थे, 6। कनाडा से 5, ऑस्ट्रेलिया से 4। ठीक है, फिर 2-3 दूसरे यूएस, फ्रांस और इनसे थे। ठीक है, तो ये अपने को छोटा मोटा याद रखना है। मोटा मोटी देखा जाए तो ब्रिटेन और 1935 के अधिनियम से अपन ने क्या लिया, संसद के बारे में लिया है, विधि का शासन और वो सब चीजें ली है, कैग लिया है, सुप्रीम कोर्ट लिया है, यूपीएससी लिया है, वो सब कुछ उससे हो गया। अमेरिका से क्या लिया, राष्ट्रपति और जुडिशरी से संबंधित चीजें ली है, मूल अधिकार लिए हैं। कनाडा आयरलैंड से क्या लिया अपन ने, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति के बारे में हो गया, और आपके क्या राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन हो गया। कनाडा से क्या लिया, मजबूत केंद्र वाली बातें ली है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और उसके बाद में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता वाले पॉइंट लिए हैं। और फिर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। मनोनयन कहां से लिया है, आयरलैंड। चुनाव कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका। यूएसएसआर से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य और न्याय की अवधारणा। जर्मनी से लिए आपातकालीन में मूल अधिकारों का निलंबन।
पोलैंड से लिया है धर्म की स्वतंत्रता और यूगोस्लाविया से लिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये सारे अपने क्या हो गए, संविधान के स्रोत हो गए। ठीक है, अब भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं, अनुसूचियां पहले। तो पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में लिखा गया है कि भारत क्या है, भारत के राज्य कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल है। अब अनुसूची का मतलब ये होता है कि भारत का संविधान लिखा गया है, भाई जितने आर्टिकल थे सारे लिख दिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, उसको कुछ कुछ चैप्टर में बांट लिया। तो जो चैप्टर में बांटे उनको तो कहते हैं अपन भाग या पार्ट। ठीक है, लास्ट में वो लिस्ट डाली है उन्होंने, क्या डाली है, एक लिस्ट डाली है। तो उसमें सबसे पहले कितनी लिस्ट डाली थी, 8 लिस्ट डाली थी। तो पहली अनुसूची, पहली लिस्ट में क्या लिखा गया है, पहली लिस्ट में लिखा गया है कि भारत देश है, भारत में इतने राज्य हैं और भारत के इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहली लिस्ट में क्या लिखा गया है कि भारत के अंदर कौन कौन आता है। ठीक है, तो इसका संबंध कौन कौन से अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4। अब ये संबंधित है, अनुच्छेद 1 अलग है और अनुसूची अलग है। आगे बात समझ में। तो ये अनुच्छेद 1 और 4 में जो विवरण दिया गया उससे संबंधित अनुसूची कौन सी, आपके पहली अनुसूची है। इसमें क्या लिखा गया, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जो है वो लिखे गए। फिर दूसरी अनुसूची में क्या है, आपके परिलब्धि या भत्ते वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 59 के अंदर किसके बारे में लिखा गया, राष्ट्रपति। 65 में उपराष्ट्रपति, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सब हो गया। फिर 97 में MP MLA वगैरह हो गए। फिर 125 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो गया, 148 में कैग हो गया। फिर 158 के अंदर राज्यपाल हो गया, 164 में मुख्यमंत्री है, 186 में MLA है और 221 में हाईकोर्ट के जज है। ठीक है, तो ये सारे उससे संबंधित इन सब के बारे में लिखा गया है। तो कौन कौन से हो गए, देखो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सारे न्यायाधीश और कैग। ठीक है, अपने को इन्हीं को याद रखना। अब इसमें यह देखना वित्तीय आपातकाल के दौरान ये प्रावधान समाप्त हो सकते हैं। कौन कौन हो गया, देखो, राष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, फिर आपके सभापति और उपसभापति। इसमें मैंने ये प्रधानमंत्री गलत बताया, ये 97 में, ये तो सर यहाँ 75 के अंदर तो आपके राज्यसभा के सभापति की बात है और 97 में लोकसभा अध्यक्ष की बात है। ठीक है, इसमें मंत्रियों के बारे में वेतन भत्ते नहीं है। मंत्रियों के वेतन भत्ते और MP MLA के वेतन भत्ते कौन तय करता है, सरकार खुद तय करती है कानून बना करके। आप सुनते हो ना कि MLA के वेतन में वृद्धि की गई है, तो वो कानून बना करके वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो MLA और MP के वेतन तो संसद या विधानसभा खुद तय करती है। तो इसके अंदर कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, चारों सदन होते हैं, नीचे विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो अपने कह सकते हो ना पदेन अध्यक्ष, और उसके बाद में सारे न्यायाधीश और CAG, इनके बारे में क्या है अपने वेतन और भत्ते कौन सी अनुसूची में, सेकंड अनुसूची में। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल ये सब इसमें शामिल नहीं है। MP MLA कोई शामिल इसमें नहीं है। फिर तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया, अपने शपथ और प्रतिज्ञान क्या क्या लिखी गई है कि भाई आपको शपथ कैसे लेनी है। शपथ में क्या होता है, सबसे पहले आप अगर MP MLA का चुनाव लड़ने जाओगे तो शपथ लोगे। चुनाव लेने जाओगे तो आपका जो भी निर्वाचन अधिकारी होता है उसके सामने के लिए क्या ली जाती है, शपथ ली जाती है कि मैं चुनाव के नियमों का पालन करूंगा। उसके बाद में चुनाव हारते हो तो घर चले जाओगे, जीतते हो तो क्या लोगे, अपने सदन में जाकर के शपथ लोगे। मतलब सबसे पहले तो निर्वाचन भरते समय शपथ लेते हैं, और सेकंड जब आप सदन में जाते हो तब क्या लेते हो, शपथ लेते हो। फिर जब मंत्री बनते हो तब अलग शपथ ली जाती है। ठीक है, चाहे आप प्रधानमंत्री बन रहे हो चाहे कोई और मंत्री बन रहे हो। तो ये तो तीन तो ये हो गए, मतलब MP MLA चुनाव के प्रत्याशी। ठीक है, उसके बाद में जो चुनाव जीतता है वो MP और MLA, और उसके बाद में जितने भी मंत्री है वो। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन हो गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और CAG, इनकी जो है शपथ कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं है, क्योंकि ये कहां पर लिखी गई है, मूल संविधान में। और लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष कोई शपथ नहीं लेता। इसका चुनाव होता है, चुनाव होकर के बन जाता है। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, किस पद की शपथ लेता है, वो MP MLA बनता है, उसकी जो है वो शपथ लेता है। तो किस किस की शपथ है, सबसे पहले तो प्रत्याशियों की, फिर जो जीत गया उसकी, फिर उनमें जीते हुए में से जो मंत्री बन गया उनकी, फिर आपके किस किस की हो गई, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज और CAG। तो उसमें परिलब्धियों के अंदर राज्यपाल और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के भी नाम थे, लेकिन उनकी शपथ यहाँ पर नहीं है। राज्यपाल की भी शपथ यहाँ पर नहीं है। ये सब कहाँ लिखी गई है, मूल संविधान में लिखी गई है। ठीक है, और लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। फिर चौथी अनुसूची किसके बारे में, राज्यों में कि मतलब कि क्या क्या राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे कैसे होगा। ठीक है,
तो इसके अंदर अनुच्छेद 4 और 80 से संबंधित है। अनुच्छेद 80 में तो राज्यसभा के बारे में लिखा गया है, और अनुच्छेद 4 के अंदर जो प्रतिनिधित्व की बात की गई कि भाई केंद्र में प्रतिनिधित्व कैसे होगा, ठीक है, इस आधार पर हो गया। 5वीं अनुसूची के अंदर क्या है, SC/ST क्षेत्र का नियंत्रण है। 5वीं और 6ठी में क्या फर्क है, राज्यों का। यहाँ पर तो सारे राज्यों के SC/ST क्षेत्र है। 6ठी के अंदर कुछ स्पेसिफाई राज्य किए गए, कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन कौन से है, असम, मेघालय। आज अभी लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, उनकी मांग क्या है कि लद्दाख को किसमें शामिल करो, 6ठी अनुसूची में शामिल करो। किसमें करना है, 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में शामिल करने से क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जो प्रतिबंध लग जाते हैं, जमीन खरीदना, जमीन बेचना, निवेश होना, वो क्या एक अनुसूचित क्षेत्र में आ जाएगा कि वहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति का, उसका क्या करना है, अपने को संरक्षण करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जिस भी तरीके से विकास के नाम पर कुछ भी कर सकते हो। तो किस में शामिल होना चाह रहे हैं, वो 6ठी अनुसूची में। तो राजस्थान के जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं वो कौन से सूची में है, 5वीं में। तो राजस्थान का जो शेड्यूल्ड एरिया है, जिसको अपन TSP कहते हैं, जो अपने उदयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का एरिया आता है, वो कौन सी अनुसूची का है, 5वीं का। MP का भी किसमें है, 5वीं। महाराष्ट्र का भी किसमें है, 5वीं। अलग नियम है, राष्ट्रपति के शासन में अलग रहता है, इनके लिए अलग कानून बनते हैं। लोकसभा और विधानसभा के कानून इन पर लागू नहीं होते हैं, अलग तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई अपने 6 अनुसूची तक। 7वीं अनुसूची में क्या है, विषयों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची कहां से ली गई है, 1935 के अधिनियम से। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, ये 246। सबसे पहले कितने कितने विषय थे, 97, 66 और 47। फिर 44वें संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा करके कितने कर दिए, 100। इसको कर दिया 5 विषय इससे उठा करके इसमें डाल दिए, राज्य सूची से केंद्रीय सूची में डाल दिए। तो मतलब कितने हो गए, ये 61, और ये कितने हो गए, 52। तो वर्तमान में कितने, ये 100, 61 और 52। पहले कितने थे, 97, 66 और 47। कितने थे, 97। बोलो, एनर्जी रखो, ऐसे ही हूँ, मतलब निरुत्साहित होने और कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। एक आधा सवाल बनेगा ही आपका, कुछ भी नहीं बिगड़ना है, 1% भी नुकसान नहीं होना है, ठीक है। मूल में कितने थे अपने, बताओ। केंद्रीय सूची में कितने थे, 97। राज्य सूची में 66 और समवर्ती में 47। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के अंदर। किसकी समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। समवर्ती सूची में कितने हो गए, 52। 5 विषय यहां से उठा के यहां डाल देते और 3 विषय जो है वो केंद्रीय सूची में और ऐड किए थे। 4478 में, तो ये तो 42 से हुआ होगा ना, ये गलत है क्या, टाइपो है, इसको 42वां संशोधन है। देखो मैंने कुछ आपको बुलाया तो एक गलती सुधारित हो गई। तो विषयों का जो चेंज कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन में। 5 विषय राज्य सूची से निकाल के किस में डाल दिए थे, समवर्ती सूची में। इसमें वन, पर्यावरण वगैरह जो है कुछ मामले है, शिक्षा भी इसके अंदर शामिल था, ठीक है। 42वां इंदिरा गांधी ने किया था, 44वां मोरारजी देसाई ने। केंद्रीय सूची के 3 तो मुझे आइडिया नहीं है, बाकी राज्य सूची के 5 है। उसमें एक तो शिक्षा है, एक आपके वन्य जीव है, पर्यावरण है, इस टाइप से करके 5 विषय थे, ठीक है ना। और तो ये, और बाकी इस केंद्रीय सूची में ऐसा होगा कि कैसे कोई विषय आइडेंटिफाई नहीं होगा, 3 विषय ने आइडेंटिफाई करके केंद्रीय सूची में डाले, ठीक है। ये भी अपने जब पढ़ेंगे संविधान संशोधन तो उसमें इसको वापस से क्लैरिफाई कर लेंगे। अब आ गया 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं के नाम। क्या है, भाषाओं के नाम। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। कितनी थी, 14। कितनी भाषाएं थी, 14। स्टार्ट हो जाओ कश्मीर से। कश्मीर में कौन सी है, उर्दू। कश्मीर में कौन सी, कश्मीरी मान लो, ठीक है। उसके बाद में पंजाबी, कश्मीर से नीचे पंजाबी। राजस्थान और MP में तो हिंदी है। पंजाबी से सीधा गुजराती, गुजराती के बाद में मराठी, मराठी के बाद में कन्नड़, कन्नड़ के बाद में मलयालम, मलयालम के बाद में तमिल, तमिल के बाद में तेलुगु, तेलुगु के बाद में उड़िया, उड़िया के बाद में बांग्ला। अब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और आपके उर्दू, ये भाषाएं और होगी। टोटल कितनी भाषाएं होगी, और असमिया, टोटल कितनी होगी आपके, 14 भाषाएं। कौन कौन सी हो गई, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सॉरी इसमें नहीं है, मैं गलत बता दिया। कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली और असमिया। तो ये 14 भाषाएं आपके मूल संविधान में थी। फिर इस सूची में कितने संशोधन किए गए, 3 बार। कितने किए गए, 3 बार। एक तो कौन सा किया गया, 71वां, सॉरी 21वां, 71वां और 92वां। कौन कौन से किए गए, 21वां, 71वां और 92वां। 21वां कब किया गया, 1967 में। 1967 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी।
71 कब किया गया? 1992। 92 में कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। और 92 कब किया गया? 2003 में। 2003 में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो 21वें में सबसे पहले किसको जोड़ा? सिंधी को। 71वें में किसको जोड़ा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। किस किस को जोड़ा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये सारी इधर वाली भाषा है। कोंकण हालांकि गोवा की तरफ वाला क्षेत्र हो गया। 92वां संशोधन कब हुआ? 2003। कौन कौन सी जोड़ी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। बोडो शायद असम में बोली जाती है, डोगरी हिमाचल में, मैथिली और संताली यूपी बिहार के अंदर बोली जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है टोटल ये हो गया। इसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी राज्य भाषा का दर्जा है और अंग्रेजी 8वीं सूची में शामिल नहीं है। आगे बात समझ में। 8वीं सूची में ओरिजिनली कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। ऐसी क्रोनोलॉजी में याद कर सकते हैं। इंग्लिश इसमें नहीं है, बाकी लगभग लगभग सब बड़ी बड़ी भाषाएं इसके अंदर शामिल है। संशोधन कितने हुए? 3। कौन कौन से? 21, 71 और 92। 21वां, 71वां और 92वां। 21वां कब हुआ था? 1967। 71वां कब हुआ? 1992। और 92वां कब हुआ? 2003 में। सबसे पहले किसको जोड़ा? सिंधी, फिर कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। उसके बाद में सबसे लास्ट में 92 में कौन कौन सी जोड़ी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। तो ये तो 8 अनुसूचियां अपने मूल संविधान में थी। उसके बाद में 4 और जोड़ दी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1951 में। इसको किससे प्रिवेंशन दिया गया? न्यायिक समीक्षा से। क्योंकि न्यायिक समीक्षा का अधिकार था, कुछ कानून बनाने थे। मुख्यतः कौन सा कानून था? जो भूमि सुधार लागू करने थे। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था। अब संपत्तियां पहले किसकी मानी जाती थी? या तो राजाओं की या जमींदारों की। ठीक है। जोधपुर की पूरी जमीन किसके नाम थी? राजा के नाम। अगर यदि राजा ने किसी जमींदार को पट्टा दे दिया तो उस गांव की पूरी जमीन किसके पास थी? जमींदार के पास। अब जमीन का भूमि सुधार लागू करने थे तो सबसे बड़ा रोड़ा कौन अटका रहा था? संपत्ति का अधिकार। इसलिए संपत्ति का अधिकार को सबसे पहले 9वीं अनुसूची में डाला कि इसकी न्यायिक समीक्षा आप नहीं कर सकते। तो आज पहले संशोधन में आप देखोगे 31B और 31C जोड़े गए। उसमें यह कहा गया कि अगर यदि DPSP को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में कोई संशोधन किया जाता है तो उसे मूल अधिकारों में मतलब संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसमें सबसे पहले इसी के आधार पर जो वो संशोधन किया। और जो भी 9वीं अनुसूची में विषय डाले गए उसको न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। फिर आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि धड़ाधड़ सब चीज़ों की इसमें डालना शुरू कर दिया 9वीं अनुसूची में कि कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि 24 मार्च 1973 के बाद कुछ भी 9वीं अनुसूची में डालोगे तो उसकी क्या होगी? न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है। वर्तमान में 13 कानून जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में टोटल कितने कानून हो चुके हैं? 282 कानून जो इस अनुसूची के अंदर डाले जा चुके हैं। आगे बात समझ में। फिर आगे आपने 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कौन सा है? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ये क्या है? दल बदल विरोधी कानून से बारे में। ये पूरा अपन पढ़ेंगे दल विरोधी कानून होता क्या है, किस प्रकार से 2/3 अब हो गया। अब वर्तमान में एक और संशोधन विधेयक वो बिल आया गया है। ठीक है। तो वो भी इस 10वीं अनुसूची में होगा कि जो मंत्री वगैरह है अगर यदि 1 साल तक 1 महीने तक क्या हो गया, कुछ जेल के अंदर चले जाएंगे तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। मतलब केवल मंत्रियों के लिए, केवल और केवल किसके लिए? मंत्री, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, चाहे कैसा ही मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये सारी होगी आपकी 9वीं और 10वीं अनुसूची। 9वीं सूची कब जोड़ी थी? 1951 पहला संशोधन। 10वीं कब जोड़ी थी? 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 के अंदर। फिर 11वीं और 12वीं कब जोड़ी गई अपने? जो अपने 72 और 73 हुए थे 1993 के अंदर। 73 और 74। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। कितने विषय हैं? 29 याद रखना। और 12वीं अनुसूची में कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। 29 को तो अपने विष्णु समाज से याद रख सकते हो। ठीक है। विष्णु के कितने नियम होते हैं? 29। शून्य अकेडमी का लकी नंबर क्या है? 29। उसी से आप इसको क्या, अच्छा 11वीं अनुसूची में ऐसे भी याद कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन भी आया हुआ है RS मेंस में 2023 लास्ट मेंस में आया हुआ है कि जो राज्य पंचायतों के जो विषय हैं उनके बारे में लिखिए। तो ये 29 विषय पंचायत कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती है, तो अपने इसको याद भी करेंगे। फिर 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ये 18। कितने हैं? 18 विषय। तो ये तो हो गया किसके लिए? पंचायतों के लिए। और ये हो गया किसके लिए? आपके नगरीय निकायों के लिए। तो पहली अनुसूची में क्या है? जो सबसे पहली लिस्ट है उसमें क्या बताया गया है कि भारत के और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो कौन कौन सी लिस्ट होगी इसमें? आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 2 में सबसे पहले क्या बताई गई है? सैलरी। क्या बताई गई है? सैलरी। किस किस की है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभापति और अध्यक्ष, उपसभापति और उपाध्यक्ष। उसके बाद में सारे न्यायाधीश और CAG। इसमें मंत्री और MP MLA शामिल नहीं है।
उसके बाद में शपथ और प्रतिज्ञान किस किस के हैं? सबसे पहले तो उम्मीदवारों के, उसके बाद में एमपी एमएलए के, उसके बाद में मंत्रियों के, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज और सीएजी के। इसमें कौन कौन शामिल नहीं है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद में किसकी बात आ गई? चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की विषयों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची क्या है? एससी एसटी एरिया। छठी अनुसूची में जो अपने 4 राज्य हैं, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों के एससी एसटी क्षेत्र। 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा। ओरिजिनली कितने थे? 97, 66 और 47, सॉरी 52। ठीक है, वो बढ़ करके कितने हो गए? 100, 61 और 52। कितने हो गए थे? 100, 61 और 52, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर हो गई 8वीं अनुसूची, क्या थी? भाषाओं की। कितनी भाषाएं थी ओरिजिनली? 14, बढ़कर कितनी हो गई? 22। पहला संशोधन कब किया गया था? 21वां संशोधन कब हुआ था? वो 1967 में। दूसरा कौन सा था? 71वां 1992। फिर तीसरा कौन सा था? 92वां संशोधन 2003। 21वें से जोड़ी थी सिंधी और 71वें से जोड़ी थी आपके मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, और सबसे लास्ट में जोड़ी थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 9वीं अनुसूची मतलब पहले संशोधन से जोड़ी गई थी और इसमें यह था कि इसका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। दल विरोधी कानून है जिसमें आप एमपी और एमएलए की सदस्यता निरस्त होती है कि आप चुनाव लड़ने के क्या हो जाते हो? अयोग्य हो जाते हो। 11वीं और 12वीं अनुसूचियां कब जोड़ी गई थी? आपके 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। 12वीं अनुसूची में 18। तो ये सारे हो गए अपने अनुसूचियां। इतना याद रख लोगे तो इससे कोई सवाल अपने गलत होना है नहीं। अब बात करते हैं पार्ट्स की। तो ये पार्ट्स वो है, वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये जैसे जैसे अपना आएगा या तो सबसे लास्ट में देखेंगे कि सारे। इसके लिए मैं एक दिन प्रवीण जी की क्लास लगवाऊंगा। ठीक है, प्रवीण जी आपको आर्टिकल याद करने की ऐसी ट्रिक बताएंगे 1 घंटे में, जिंदगी में कभी कोई आर्टिकल भूलोगे नहीं। तो उसमें साथ साथ में अपने कोई सारे पार्ट्स भी याद हो जाएंगे। मंडे से अपने आर्टिकल वाला मेन पोर्शन स्टार्ट होगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह। इस वीक तो अपने डीपीएसपी तक ही चल पाएंगे, तो नेक्स्ट वीक सारा वो आर्टिकल्स पर है, तो सारे आर्टिकल आपको ऐसे बताएंगे कि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा मतलब भाग है, इसको अपने नोट्स में है ही, वैसे ही आप याद कर सकते हो कि भाई पहला भाग कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऐसे कोई भाग से सीधा कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, अभी तक तो आया नहीं है। आर्टिकल के जरूर पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल को ट्रिक याद करने के लिए भाग इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ये किससे संबंधित है। अब आगे सीधी प्रस्तावना की बात। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, भारत को कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? अमेरिका। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। इसके समस्त नागरिकों को अपन क्या क्या दे रहे हैं? एक तो दे रहे हैं न्याय। क्या दे रहे हैं? न्याय। एक दे रहे हैं स्वतंत्रता और एक दे रहे हैं समता। कितनी की बात की गई है? 3 की। न्याय, स्वतंत्रता और समता। न्याय कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सॉरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, एज इट इज याद होने चाहिए क्रम में। सबसे पहले समाज, फिर आर्थिक और फिर क्या है? राजनीतिक। फिर क्या है? राजनीतिक न्याय। ठीक है, इन सब का मतलब है आर्थिक का मतलब क्या है? आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है, रोजगार के अवसर में किसी तरह का भेदभाव नहीं, ये हो गया। राजनीतिक स्वतंत्रता में मुख्यतः 2 चीजें आती है, मतदान देने का और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसको अपने फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इसमें शामिल है, जैसे अभी था ना। तो अगर यदि ऐसा कहीं हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों अपने को क्वेश्चन देख लेना है। उपासना की जगह पूजा लिखा आ जाए तो एक बार इंग्लिश में देख लो वर्शिप शब्द है या नहीं है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति। जब विचार रखोगे, अभिव्यक्ति रखोगे तो क्या होगा? आप पे विश्वास होगा। विश्वास से क्या बनता है? धर्म। धर्म की क्या करते हैं फिर लोग? उपासना करते हैं। क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर समता किस किस की? प्रतिष्ठा और अवसर की। आप सबकी क्या बना रहे? भारत में हर लोग का क्या रहे? प्रतिष्ठा बनी रहे, डिग्निटी बनी रहे, लेकिन सबको क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। अखंडता शब्द भी कब जोड़ा गया था? 76 के अंदर 42वें संशोधन से। दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस अधिनियम को कौन सी तारीख? 26 नवंबर 1949 एथे द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लास्ट वाली लाइन, पहली वाली लाइन आयरलैंड और अमेरिका दोनों से ली गई है, लास्ट वाली लाइन कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सा? भारत का नेचर कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या क्या है बताओ प्रकाश, बताओ। संपन्न,
लोकतांत्रिक गणराज्य कौन? हाँ हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, सबसे पहले विचार रखेंगे, विचारों को अभिव्यक्त करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वासों से धर्म बनता है, धर्म की क्या होती है? उपासना। फिर क्या करना है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर कैसी बंधुता को बढ़ाना है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। तारीख कौन सी थी? 26 नवंबर 1949। क्या कर रहे हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं। अडॉप्ट, अनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम खुद को ये अपना संविधान दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आया 2021 मेंस में, 21 में आया था शायद, कि भारत में जो संविधान सभा का नेचर जो है, क्या वो सबको रिप्रेजेंट कर रही थी? इसमें लिखा गया ना कि ये सबसे लास्ट में शपथ ले रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो क्या इसमें सारे लोग कर रहे थे? क्या इसमें सारे लोगों की भागीदारी थी संविधान निर्माण में? तो इसको लेकर के एक एनालिटिक क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कैसे देना है वो अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे समझ में अपने को समझना है कि जो लोग, ये सारे लोग, भाई जब संविधान बना रहे थे तो उस वक्त तो यार लोग बड़े ईमानदारी होंगे। उस वक्त उनके दिमाग में थोड़ी आया होगा कि यार जैसे आजकल के नेताओं के विचार चलते हैं। उस टाइम तो बड़े, भाई इतना बड़ा अवसर मिला है, एक देश की नींव रखने का अवसर मिला, तो आदमी की सोच, किसी की भी छोटी सोच तो रही नहीं होगी। ठीक है, हर तबके को क्या बिठाया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, जो भी विधिवेता थे, जो भी कह सकते हैं अपने पढ़े लिखे लोग थे, जो अपने समर्पित लोग थे, जिनके खुद के कुछ विचार है, सब हर पॉइंट पर बहस हुई है। उसके बाद में इसको क्या किया गया? फाइनल किया गया। ठीक है, तो उनका यही था कि जो हम कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए कर रहे हैं, और सभी लोगों का हितों का हम क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, 42वें संशोधन से क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए। अब प्रस्तावना के तक तो क्या है? सबसे पहले शक्ति और अधिकार के स्रोत कौन है? कल अपने क्वेश्चन दिया था, उसमें शक्ति का स्रोत संविधान खुद नहीं है। शक्ति किससे मिल रही है? भारत के लोगों से। भारत के राज्य की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान द्वारा आश्वासन क्या दिया गया है? गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। तो ये चार इसके एलिमेंट्स है। तो इसमें से कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सीधा सीधा क्या पूछा जा सकता है? जैसे ये पूछ लिया, भारत के राज्य की प्रकृति कौन सी है, तो ये याद रह ही जाएगा। संविधान का उद्देश्य है, मेंस में जरूर पूछा जा सकता है कि आपके प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से, तो अपने को एज इट इज चारों के चारों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब प्रस्तावना को क्या क्या उपाधियां दी गई है, तो ये सब चीजें देखते हैं। सबसे पहले पालकी वाला ने क्या कहा है? परिचय पत्र। क्या कहा है? परिचय पत्र। पालकी वाले को परिचय पत्र दिखाना पड़ता है, किसको लेके जा रहे हो। उन्होंने क्या दे दिया कि संविधान शब्द का क्या दे? परिचय पत्र। फिर आपने अर्नेस्ट बर्कर, ये अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। इन्होंने क्या कहा? ये की नोट है। ये क्या है? की नोट, मतलब एक मुख्य टिप्पणी है। तो अर्नेस्ट बर्कर को कैसे याद रख सकते हैं? की नोट को। फिर ठाकुरदास, भार्गव जी, कृष्णमाचारी और मुंशी जी। तो अपन ये कह सकते हैं भार्गव जी और कृष्णमाचारी तो क्या थे? कोई पंडित जी होंगे। तो इन्होंने क्या किया? या फिलोसोफर थे, तो इन्होंने कहा ये संविधान की क्या है? आत्मा। तो ठाकुरदास, भार्गव मतलब कोई भगवान का ही नाम हो गया। ठाकुर जी भी कौन होते हैं? कृष्ण भगवान। और कृष्णमाचारी भी कौन हो गए? कृष्ण भगवान। इन्होंने दोनों ने क्या कहा? ये क्या है? संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास जी ने और भी कहा आत्मा भी है, सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है और संविधान की कुंजी भी है। के मुंशी ने क्या किया? ये राजनीतिक जन्म कुंडली है। क्या कहा? मुंशी जी जन्म कुंडली बनाने में बड़े एक्सपर्ट थे। इन्होंने मेवाड़ की भी बनाई, फिर भारत के अंदर भी जो है ड्राफ्ट कमेटी में भी थे, तो इन्होंने पूरी जन्म कुंडली बनाई। जन्म कुंडली से आपको क्या पता चलता है? आपका भाग्य, वर्तमान और भूत। तो भारत के प्रस्तावना से पता चल जाता है कि भारत का संविधान कैसा है। किसने कहा? ये के एम मुंशी जी ने। फिर गोविंद दास जी ने कहा कि यह आदि वाक्य है और संविधान की आधारशिला है। आदि वाक्य, आदि का क्या मतलब होता है? सबसे पहले लिया गया वाक्य, और संविधान की क्या? ये आधारशिला। किसने कहा? ये गोविंद दास जी ने। फिर वी एन गाडगिल ने कहा कि प्राचीन नाटकों के नांदी पाठ की तुलना है। नांदी क्या होता है? आपने पढ़े हैं, वो क्या कहते हैं उनको? युग्म शब्द। एक तो होता है नांदी, एक होता है नंदी। पढ़ा नहीं क्या? अभी तो मैंने देखे। नांदी का मंगलाचरण नहीं पढ़ा था? नांदी में मंगलाचरण और नंदी का शिव का वाहन। तो ये कह रहा है कि पहले नाटकों में क्या होता था? भगवान का मंगलाचरण होता था। तो इसमें कह रहा है बड़ी बड़ी बातें की गई और कुछ भी। नांदी पाठ करते थे कि जैसे कोई नाटक होते थे ना, तो उससे पहले जिस भी देवता की पूजा की जाती थी कि भैया इनका नाम लेकर के इस नाटक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसको कहा कि नांदी पाठ की तरह जो है वो ये है। किसने कहा? ये वी एन गाडगिल ने। तो पालकी वाला ने तो क्या कहा? परिचय पत्र। अर्नेस्ट बर्गर ने क्या कहा? की नोट। ठाकुरदास, कृष्णमाचारी ने क्या बताई? आत्मा। गोविंद मुंशी जी ने क्या कहा? जन्म कुंडली। गोविंदास जी ने कहा कि आधारशिला है, और गाडगिल जी ने क्या कहा? ये एक नांदी पाठ है, मतलब एक फॉर्मेलिटी है।
फिर आ गया अब संविधान का भाग है कि नहीं प्रस्तावना। प्रस्तावना को बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही भारत में अंदर संविधान, भाई सुप्रीम कोर्ट का मूल उद्देश्य क्या है, सबसे मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का कहा जाए कि देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और संविधान की सुरक्षा करना, कि मतलब संविधान का जो कह सकते हैं संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और किसी भी नागरिक के मूल अधिकार जो है वो बाधित नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर यदि मूल अधिकार बाधित है तो आप सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हो, है कि नहीं। आर्टिकल आपका सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार है कि आपके मूल अधिकार अगर यदि खंडित हो रहे हैं तो आपके उसकी याचिका को सुनवाई करेगा। इसलिए हमेशा जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है तो हमेशा मूल अधिकारियों को हवाला दिया जाता है कि ये मेरी मूल अधिकार है, इसकी वजह से जो है वो ये खंडित हो रहा है। तो अब क्या है कि बात की गई प्रस्तावना की, तो संविधान का प्रस्तावना के अंदर लिखी गई बात क्या क्या है कि देश में अवसर नागरिकों को अपन क्या क्या देंगे, आर्थिक, नागरिक और सामाजिक न्याय। तो लोग जाने लगे कि भाई मुझे न्याय, मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है। लोग जाने लग गए कि यार मुझे अवसर की समानता नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कोई आरक्षण के खिलाफ चला गया, कोई किसी के खिलाफ चला गया, तो और हवाला किसका दे रहे हैं भाई, भाई हवाला दो ही दोगे, या तो कहोगे संविधान का उल्लंघन हो रहा है या मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आपको बताने पड़ेंगे कि भाई कौन से अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, और संविधान का उल्लंघन है तो संविधान का अनुच्छेद बताना पड़ेगा। और प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है कि नहीं। शुरू शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने सारे वर्डिक्ट दिए कि संविधान का भाग नहीं है। सबसे पहले चाहे आपके ए गोपालन बना, मद्रास सरकार है, ये सारे केस अपन वापस पढ़ेंगे मूल अधिकारों में, ठीक है। तो उसके अंदर भी कहा कि न्यायालय प्रवर्तित इसको नहीं किया जा सकता, मतलब न्याय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब आपकी प्रस्तावना के कारण अगर यदि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आपको वो न्यायालय उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बेरूबरी यूनियन केस ने भी यही कहा। अपने संविधान में क्या है कि भारत की एकता को बनाए रखना है। बेरूबरी एक ऐसी जगह थी जिसको भारत ने पाकिस्तान को दे दिया था, पश्चिम बंगाल में भाग था, पूरी पाकिस्तान को दे दिया था, तो उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए कि भारत की एकता खंडित हो रही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान की जो कम से कम प्रस्तावना के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगा सकते। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान पर का, इन्होंने भी कह दिया कि ये निर्माताओं के मस्तिष्क की जानने की कुंजी है, कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माता है वो उनकी सोच क्या थी, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। इन तीनों में क्या किया गया था आपने, चाहे ए गोपालन, बेरूबरी और सज्जन सिंह, इन तीनों ने क्या कहा, संविधान का भाग नहीं है। केस का ईयर याद होगा तो पता चल जाएगा। सबसे पहले कौन सा, गोपालन, बेरूबरी और सज्जन सिंह। फिर आपके आ गया केशवानंद भारती, ठीक है, ये कब हुआ, 1973। इन्होंने कहा कि संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमेशा अपने को याद रखनी है। फिर गोलकनाथ केस हो गया, इन्होंने भी कहा कि संविधान की मूल आत्मा शाश्वत है और परिवर्तनीय है। ये केस इससे पहले का है, गोलकनाथ केस आपके इससे नहीं, ये तो 1967 है, ठीक है। इसने तो ये कह दिया शाश्वत है, मतलब इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है ना। शाश्वत मतलब हमेशा बनी रहेगी, इसको हटा नहीं सकते, और परिवर्तनीय मतलब कि ये परिवर्तित की जा सकती है, संशोधन किया जा सकता है। एटर्नेट अनचेंज, अपरिवर्तनीय है। इसमें कहा कि शाश्वत और चेंज नहीं कर सकते। गोलकनाथ केस में क्या कहा गया है, अनचेंजेबल, इसको परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता। सबसे पहले किसने कहा कि इसको परिवर्तन कर सकते हो, केशवानंद भारती केस ने कहा, और इसको संविधान का भाग भी किसने माना, केशवानंद भारती के। किसमें मूल आत्मा है, मतलब भाग इसमें कहा कि संविधान की मूल आत्मा, इसके बिना संविधान हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, मतलब कि इसको चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात पहली बार किसने मानी, गोलकनाथ में। और केशवानंद भारती ने भाग भी माना और ये भी कहा कि इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आप इसमें मूल ढांचे में संशोधन नहीं करोगे। फिर इंदिरा गांधी बनाम, इन सब में सेम ही बात है। इंदिरा गांधी केस हो, मुंबई केस हो, LIC केस हो, इन सब ने क्या कहा कि इसमें संविधान की विशेष न तो शक्ति का स्रोत है, ना ही शक्ति को सीमित कर सकता है, ठीक है, ये संविधान का भाग है। फिर संविधान का, इंदिरा गांधी राजनारायण केस क्या था, इसके तहत इंदिरा गांधी का लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसको रद्द किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें इसने कहा कि न तो शक्ति का स्रोत है और न ही शक्ति को ये सीमित करता है। मतलब प्रस्तावना न तो जो शक्ति, मतलब सरकारों को क्या कर रही है, एम्पावर कर रही है, न ही उनसे शक्ति छीन रही है। मुंबई केस ने क्या कहा, संविधान का भाग है। और LIC केस में भी क्या कहा, ये आपके संविधान का अभिन्न भाग है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो गोलकनाथ से पहले जितने भी केस थे उन्होंने तो कहा संविधान का भाग ही नहीं है। गोलकनाथ ने इस केस ने कहा संविधान का भाग है और चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का भाग है लेकिन चेंज कर सकते हो। उसके बाद के जितने भी वर्डिक्ट हैं उन सब में कहा गया क्या, कि संविधान का भाग है। इंदिरा गांधी केस में कहा गया कि शक्ति से संबंधित बात हो गई, और LIC केस में भी क्या हो गया, ये भी शक्तियों के बारे में बात कर रहा है, कोई स्पेशल शक्ति ये नहीं देता है। अब संविधान की विशेषताएं,
तो ये सब अपने को पता है। जैसे अपने को दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि संविधान की विशेषताएं, तो सबको पता है कि भारत की संविधान की विशेषता क्या क्या है, तो अभी एक बार देख लेंगे तो भी याद हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन आएगा कि भारत के संविधान की लचीली विशेषताएं कौन सी है, कठोर विशेषताएं कौन सी है, एकात्मक फीचर कौन से हैं, फेडरल फीचर कौन से हैं। फेडरल फीचर का मतलब लचीली, फेडरल फीचर का मतलब लचीली, फेडरल फीचर का मतलब भारतीय संविधान चाहता है कि हम सभी राज्यों को साथ में लेकर के चलें। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और जितनी जितनी राज्य सरकारों के पास में क्या हो, पावर रहे। तो वो सारी विशेषताएं क्या रहती है, फेडरल। एकात्मक और कठोर विशेषताएं का ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि भारत अखंड रहे, मजबूत रहे, केंद्र के पास में अधिक शक्तियां रहे। वो सारे कैसी विशेषताएं, कठोर या फिर एकात्मक विशेषताएं। ठीक है, तो मुख्य विशेषताएं क्या, सबसे लंबा लिखित संविधान हो गया, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, नम्यता और अनियमितता दोनों का क्या इसमें समन्वय है, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघीय प्रणाली, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय हैं जो यूपीएससी वगैरह, और आपातकालीन प्रबंध और 3 स्तरीय सरकार। तो ये सारी तो क्या होगी अपनी यहाँ की विशेषताएं, जो इसमें अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, उसमें पॉइंट याद रखने पड़ते हैं कि भाई यहाँ इसमें से कितने। तो विशेषता जो, तो मूल कर्तव्य भी बाद में मिले, मूल कर्तव्य भी बाद में मिले, ठीक है ना। हाँ, वर्तमान स्वरूप की क्या विशेषता है, 3 स्तर और 2 स्तर वाला, तो इसमें अपन वो गलत कर दिया ना उसमें में। ठीक है, अब संसदीय विशेषताएं कौन कौन सी है भारत की, नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका है, ब्रिटेन से ली गई। नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका क्या मतलब हो गया, नाम मात्र हेड कौन है भारत का, राष्ट्रपति, और वास्तविक हेड कौन है, प्रधानमंत्री। मतलब राष्ट्रपति को बना रखा लेकिन उसके पास में कोई शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति वही काम करता है जो मंत्रिमंडल कहता है। ठीक है, तो ये कैसा नाम मात्र और वास्तविक, बहुमतधारी पार्टी का क्या होता है यहाँ पर शासन होता है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति है जिस पार्टी का, इसका कोई जरूरी नहीं कि उसकी पार्टी के पास में संसद में बहुमत हो। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी का प्रधानमंत्री बनता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री की मौत हो जाए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या प्रधानमंत्री अल्पमत मत में आ जाए, इसका मतलब क्या, पूरा मंत्रिमंडल भंग होगा, पूरा मंत्रिमंडल भंग होगा। राजनीतिक एक रूपता, ठीक है, मतलब इसमें जो लोग हैं जो शासन करते हैं वो सभी एक ही घटक दल के लोग होते हैं। ठीक है, या तो एक पार्टी के होंगे या एक तरह के गठबंधन होगा। मंत्रियों की दोहरी सदस्यता, मंत्री विधायिका का भी सदस्य होता है और कार्यपालिका का भी क्या होता है, सदस्य। आप जब क्या बनोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे, तो आपका सबसे ऊंचा मंत्री कौन है, आपकी हिरार्की में सबसे बड़ा पद कौन होगा, गृह मंत्री का, किसका होगा, होम मिनिस्टर का। वो सबसे बड़ा अधिकारी, होम मिनिस्टर के नीचे आपकी पुलिस का डीजी आता है। ठीक है, और फिर क्या, होम मिनिस्टर जो क्या है, तो कार्यपालिका का भी सदस्य हो गया और विधायिका का भी क्या होता है, सदस्य होता है। फिर निचले सदन का क्या होता है, विघटन। अपने यहाँ विधानसभा, सॉरी राज्यसभा का कभी गठन विघटन नहीं होता है। राज्यसभा में सदस्य ऐसा कभी नहीं होगा कि राज्यसभा के सारे सदस्य एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। 1/3 सदस्य हर 6 साल बाद में क्या देते हैं, इस्तीफा, या उनका कार्यकाल समाप्त होता है। और गोपनीयता की बात जो की गई है वो भी सारी क्या है, इसमें कुछ चीजें गोपनीय रख सकती है संसद। कठोर विशेषताएं कौन कौन सी, कठोर का मतलब क्या है, केंद्र को मजबूत करने वाली विशेषताएं। तो जितनी भी जहां जहां भी एक चीज आ रही है वो सारी की सारी, एकल नागरिकता, ठीक है, नहीं एकल नागरिकता हो गया, एकल जो एकीकृत न्यायपालिका हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, ये सारी कठोर विशेषताएं। द्वैध शासन हो गया, नहीं ठीक है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनात्मक व्यवस्था, फिर एकल नागरिकता, फिर यूपीएससी। ठीक है, ये सारे कौन सी होगी, अपनी कठोर विशेषताएं हो जाएगी। ठीक, सेपरेशन ऑफ पावर होगा यहाँ पे, शक्तियों का बंटवारा है, द्वैध शासन गलत लिखा गया। भारत में द्वैध शासन वर्तमान में तो है नहीं। ठीक है ना, मतलब जो भी है ऐसा नहीं कि केंद्र में अलग है राज्य में अलग है, लेकिन वो हालांकि सूचियों को बांटा गया है, केंद्र की सूची अलग है, राज्य की सूची अलग है। ठीक, और उसके बाद में पंचायतों को भी दे रखी है, लेकिन एज इट इज अपन नहीं कह सकते कि भारत में जो 1935 के अधिनियम के तहत था कि 4 मंत्री इस पे कानून बनाएंगे, इतने मंत्री इस पे कानून बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान लिखित है। ये डुअल पॉलिटी इंग्लिश में सही है, हिंदी में द्वैध शासन गलत ट्रांसलेट हुआ है। ठीक है ना, डुअल पॉलिटी तो हो गया, मतलब स्टेट और ये अपने दो अलग अलग जो है वो गवर्नमेंट है। शक्तियों का विभाजन इसके अंदर आ गया, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, भारत में जुडिशियल सुप्रीमेसी कहो चाहे संविधान की सर्वोच्चता कहो, सुप्रीम कोर्ट है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकल नागरिकता है, ये सारी कौन सी विशेषताएं हो जाएगी, अपने संघीय विशेषताएं। उसके बाद में
लचीली विशेषताएं कौन कौन सी है, मतलब सॉरी एकात्मक या फिर लचीली विशेषताएं का मतलब क्या हो गया कि एकात्मक फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि भारत को मतलब कि एकात्मक फीचर दे रहे हैं। सबसे पहला कौन सा, मज ये एकात्मक फीचर्स कैसे है? मैंने गलत बताया, ये तो एकात्मक है, फेडरल फीचर गलत बता दिए थे। फेडरल फीचर का मतलब होगा संविधान कठोर है, इसके अंदर कोई संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। फेडरल फीचर कैसे होंगे, कठोर होंगे। और एकात्मक फीचर्स कैसे होंगे, लचीले होंगे, मतलब कि केंद्र सरकार जब चाहे तब उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। केंद्र सरकार जब चाहते अपने हिसाब से राज्यों के अंदर नियम कानून बना सकती है। केंद्र सरकार जब चाहे उस हिसाब से क्या कर सकती है, राज्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो एकल वाले कोई इसमें नहीं आएंगे, एकल वाले कोई सारे के सारे इसमें नहीं आएंगे। तो फेडरल फीचर वो है जो आपके भारत के राज्यों को मजबूती देते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके कठोर बनाते हैं संविधान को। इसके अंदर संशोधन जो है वो बहुत कठिन हो गया। तो उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गया, जिसमें राज्यसभा के सदस्य है। तो अभी देखते हो कि केंद्र सरकार बहुत से कानून लोकसभा में पारित कर लेती है, लेकिन राज्यसभा में नहीं कर पाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका हर कानून की हो जाती है। फिर कठोर संविधान है, न्यायिक सर्वोच्चता है, शक्तियों का विभाजन, ये सारे कैसे हो जाएंगे आपके कह सकते हैं फेडरल या फिर संघीय फीचर हो गए। अब जो एकात्मक फीचर है वो क्या कर रहे हैं, संविधान को लचीला बनाते हैं, मतलब जब चाहे तब उसको संशोधित कर सकते हैं। केंद्र के पास में अधिक शक्तियां हैं। उसमें कौन कौन से, मजबूत केंद्र, विनाशी राज्य, ठीक है, एकल संविधान, एकल नागरिकता, राज्यों का कोई संविधान अलग से नहीं है, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत लेखा परीक्षा। भारत में हर डिपार्टमेंट, स्टेट का कोई डिपार्टमेंट है उसकी ऑडिटिंग कौन करता है, केंद्र सरकार का सीएजी। कौन करता है, सीएजी। तो राज्य सरकार का पैसा किस हिसाब से खर्च हो रहा है उसकी ऑडिटिंग कौन कर रही है, केंद्र सरकार करती है। मतलब एकीकृत क्या भारत में, लेखा परीक्षा। एकीकृत निर्वाचन तंत्र, भारत में राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा इन सब के चुनाव की तारीख की घोषणा कौन करता है, भारत का चुनाव आयोग। राज्य प्रतिनिधित्व में क्या है, भारत में समानता नहीं है। आपातकालीन प्रावधान है, जो केंद्र सरकार जब चाहते आपातकाल लगा सकती है। राज्यपालों की नियुक्ति लगा करके भी हस्तक्षेप करती है। राज्य सूची पर भी क्या संसद को कुछ अधिकार दे रखे हैं कि कुछ स्थितियों में क्या कर सकती है, संसद राज्य सूची पर नियम कानून बना सकती है। और राज्य विधेयक पर क्या हो सकता है, वीटो दिया जा सकता है। अभी यही मुद्दा चल रहा है कि राज्य विधेयक पास करते हैं और जो क्या कह सकते हैं, राज्यपाल रोक लेता है, फिर राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देता है। तो ये सारी कौन सी विशेषताएं अपनी, एकात्मक या फिर लचीली। वो विशेषताएं लचीली है जो संविधान को लचीला बनाती है, मतलब जिसका कह सकते हैं उल्लंघन आसान बनाती है। और वो सारी विशेषताएं कठोर है जो संविधान को रिजिड बनाती है कि उसका उल्लंघन हर कोई नहीं कर सकता। भारत में सुप्रीम कोर्ट ही तो सीनियर है ना। कैसे, एकीकृत न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसका राज्यों से क्या लेना देना। हालांकि ऐसा इस पॉइंट को इसमें न्यू डाला गया है, जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये भारत का वैसे तो कठोर बात मानी जाती है, लेकिन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ठीक है, भाई मंत्रिमंडल से सलाह देता है। बहुत बार देखते हो कि अपने जो क्या कॉलेजियम है वो राष्ट्रपतियों के मतलब जजों की नियुक्ति के लिए वो रिकमेंडेशन भेजते हैं और राष्ट्रपति उनको पारित नहीं करते हैं। नहीं नहीं, कहाँ बातें करी, बिल्कुल एनजीसी तो हट गया, लेकिन कॉलेजियम को मानना बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम राष्ट्रपति किसी की सलाह, अभी तो यही तो मुद्दा हो रहा है। एक दो जस्टिस है, कई 5-5 साल बैठ के रोक के रखा रहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नहीं बनाएंगे। उसके बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था, पिछले साल ही टिप्पणी दी थी, मतलब इस तरीके से नाराज हुआ कि हमें भी आपके बहुत सारे राज पता है कि आप हमारे मतलब हम मतलब देश को चलाने के लिए आवश्यक है कि सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं देवें। ठीक है ना। बाकी राष्ट्रपति तो पॉकेट वीटो रख ही सकता है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो न्यायाधीश की नियुक्ति तो होगी नहीं है। अब कॉलेज में रिकमेंडेशन कर दिया, 5-5 साल तक राष्ट्रपति उसमें कोई जवाब ही नहीं दे तो क्या करोगे आप। ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बहुत केंद्र सरकार के साथ में सामंजस्य बना के चलने के लिए बाध्य करता है, मतलब कि एक तरीके से इस टाइप का ये सिस्टम है। तो ये सारी कैसी विशेषताएं, एकात्मक या लचीली। यूनिटरी फीचर मतलब यूनिटरी का मतलब केंद्र को मजबूत कर रहा है और केंद्र जब चाहे वैसे संविधान के साथ में फेरबदल कर सकता है। अब कुछ मूल संरचना के तत्व बहुत सारे हैं वैसे, ठीक है। उसमें कौन कौन से, संविधान की सर्वोच्चता, संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक आपकी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, न्यायपालिका के बीच शक्ति का प्रबंधन है। ऐसा नहीं है कि सरकार कहे कि नहीं विधायिका ज़्यादा पावरफुल कर दिया या जुडिशरी को ज़्यादा पावर कर दिया। संघीय चरित्र है, एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्रता है और संसदीय प्रणाली। तो ये सारी क्या है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, मूल संरचना के तत्व। अगला पॉइंट क्या है, विधि के शासन, मौलिक अधिकार,
समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संशोधन की प्रक्रिया है, न्याय तक पहुंच, तर्क संगतता का सिद्धांत है और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। ये सारे क्या है अपने मूल तत्व। मतलब संविधान बना रहना चाहिए, जुडिशियल सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए, लोगों के मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के देश का जो मेन फीचर है, स्वरूप है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सारा बना रहना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मूल संरचना के अंदर आ जाती है। भाग 1 पढ़ेंगे अब कल, ठीक है। भाग 1 और भाग 3 दो अपने पढ़ना नहीं है, नागरिकता वाला भाग 1 और सीधा मूल अधिकार वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने वापस से एक बार रिकॉल करने का प्रयास करना। अनुसूचियाँ वगैरह कौन कौन सी थी, ठीक है। उससे पहले अनुसूचियों से पहले अपने क्या पढ़ा था, आज कहाँ से शुरुआत की थी, सोर्स से शुरुआत की थी कि संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है। उसके बाद में संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी रही है, एकात्मक कौन सी है, संघात्मक कौन सी है, कठोर कौन सी है और लचीली कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अपने को क्या करना है, एक बार से ध्यान रखना है। तो पार्ट 1 से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता ही है, ठीक है, 1965 तक के इतिहास में, और यहाँ पर भी इसको देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 3 मूल अधिकार वाला कल अपन इसको कवर करेंगे। बनते हैं अभी शाम को 1 घंटा पहले। तो इतना आसान थोड़ी है पीपीटी बनाना। नोट्स तो भेज दूंगा, हालांकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। नोट्स भेज दूंगा।